हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इस सेशन में जो प्रीवियस ईयर में 3D के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है 3D को कैसे आपको टैकल करना होता है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हो जाएंगे अगर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, 2 लाइन्स L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, देन अल्फा कैन टेक वैल्यूज। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यूज आपको बतानी है कि अल्फा की वैल्यूज क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए क्या बेटा, यहाँ पे लाइन और प्लेन का कॉन्सेप्ट है। लाइन और प्लेन तो आपके पास एक चैप्टर था आपके पास CBSE में भी कि लाइन और प्लेन को कैसे आपको हैंडल करना होता है। तो पहली बात तो आपके पास जो लाइन दी गई है उस लाइन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं और देन उसके बारे में बात करेंगे। लाइन जो L1 दी गई है बेटा, L1 एक्चुअल में कुछ इस टाइप से है बेटा, x - 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, तो डिवाइड बाई 0 कर लेते हैं तो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक ना, और इसे करते हैं y/3 माइनस का अल्फ़ा और इज इक्वल टू लिखते हैं z/-2। इस चीज़ को समझिएगा बेटा, क्योंकि जब भी लाइन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो 5 को हमें ट्रांसफ़र करना होता है और यहाँ जो बच जाता है उसे हमें डिवाइड करना होता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि 0 से डिवाइड तो एक्चुअल में नहीं होता है, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। 0 हो गया, 3 माइनस अल्फ़ा हो गया एंड -2 हो गया, ये क्या है, लाइन की डायरेक्शन रेशियो है। सेम मैनर आप जब L2 के बारे में बात करते हैं तो L2 क्या हो गया बेटा, x - अल्फ़ा डिवाइड बाई 0 हो जाएगा इज इक्वल टू y/-1 होगा इज इक्वल टू z/2 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, अगेन डायरेक्शन रेशियो क्या है, 0 -1 एंड दिस। अब दीज लाइन्स आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई जो प्लेन है आपके पास और ये लाइन जो है कुछ इस टाइप से है, मान लेते हैं कुछ इस टाइप से जा रही है, इस प्लेन में ही है। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है इनके डायरेक्शन रेशियो तो आपको पता होगा, डायरेक्शन रेशियो मालूम है आपको, 0 है, 3 माइनस का अल्फ़ा हो गया एंड 3 माइनस अल्फ़ा एंड क्या हो गया बेटा, -2 हो गया। ये हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम हो गया 0 -1 एंड 2 माइनस अल्फ़ा, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो लाइन है किसी 2 पॉइंट से भी पास करे तो पॉइंट्स भी आपको मालूम है, ये हो गया पॉइंट A1 और ये पॉइंट हो गया A2 और A1 A2 आपको मालूम है। A1 क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ पर A1 की वैल्यू है 5 0 एंड 0। ठीक है ना, और A2 अगर हम यहाँ से देखें तो A2 की जो वैल्यू दी गई है दैट इज अल्फ़ा 0 एंड 0, ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर कोप्लेनर होना है बेटा तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप इन वेक्टर को ज्वाइन करें तो A2 माइनस का A1 मतलब दिस वेक्टर आल्सो लाई ऑन द प्लेन। ठीक ना, और अगर B1 क्रॉस B2 कर लें मतलब इनके डायरेक्शन का परपेंडिकुलर कर लें, डायरेक्शन का क्रॉस कर लें, तो अपना रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन का क्रॉस किया जाएगा तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो परपेंडिकुलर जो होगा वो इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो लाइन है वो प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर तो कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, वो परपेंडिकुलर कहाँ हो सकता है, मान लीजिए प्लेन में ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर दिखा तो परपेंडिकुलर तो यहाँ भी होगा। ठीक है ना, मतलब इनका डॉट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा केस है तो लाइन्स आर कोप्लेनर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, हम लोग अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो A2 माइनस A1 पहले लिख लीजिए, A2 माइनस A1 दैट मीन्स अल्फ़ा माइनस 5 0 एंड 0 दैट इज A2 माइनस A1। और B1 की वैल्यू क्या बेटा, 0 3 माइनस अल्फ़ा एंड -2 0 -1 एंड 2 माइनस अल्फ़ा, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। चलिए इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं बेटा, तो अल्फ़ा माइनस 5 इंटू में क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 6 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा मतलब 5 अल्फ़ा हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया एंड माइनस
माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस का 2 मतलब -2 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये केस तो हो रहा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से 5 भी आ सकती है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो एक केस तो आपको यहाँ दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। दूसरी वैल्यू देख लेते बेटा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा और प्लस का क्या आ गया बेटा 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके ना, अब क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस का 4 हो सकता है और अल्फा माइनस का 1 हो सकता है, इज इक्वल टू 0। सो वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड 4। ओके, तो ये भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो जो आंसर आपका आ सकता है वो आंसर आपका क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है। ठीक है, 5 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे 5 को तो मेंशन कर नहीं सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, 1 एंड 4 आ गई। तो क्या करना है आपको, अल्फा की जगह आपको 1 लगाना है और अल्फा की जगह क्या लगाना है, 4 लगा देना है। तो आपका ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोप्लैनिटी का केस है और कोप्लैनिटी के केस के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आपसे प्लेन की इक्वेशन पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपको प्लेन की इक्वेशन पूछी जाती है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और देन फॉर्मूला लगाते हैं R1 या R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 के बाद इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, या A1 लिख दीजिए यहाँ पे या A2 लिख दीजिए, तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाती है विच कंटेन दीज लाइन्स। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन दिया गया था, अब ये क्वेश्चन जो दिया गया, एक पॉइंट दिया गया बेटा P लैम्डा 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 दे रखा है और परपेंडिकुलर है PQ एंड PR आर ड्रॉन रिस्पेक्टिवली ऑन द लाइन्स दे रखी है इक्वेशन की। एंड दिस वन, if P is such that angle QPR is a right angle then the possible value of lambda is R। ठीक है ना, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो जो L1 लाइन जो दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी गई बेटा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, आपको पता है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, z माइनस का 1 करेंगे और डिवाइड में क्या आएगा बेटा 0 आएगा, और इक्वल टू है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिख देते हैं। ठीक है ना, और इज इक्वल टू मान लीजिए लैम्डा है, कोई पैरामीटर ले रखा है हमने, लैम्डा ले लिया है। ठीक है ना, ऐसे ही आपको लाइन L2 दी गई है बेटा, जो लाइन L2 दी गई है वो दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू -y लिख सकते हैं या इसे हम लिख सकते हैं -y की जगह हम -1 लिख सकते हैं, चलेगा ना। और इसको हमें चेक करना पड़ेगा z+1/0 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को आपको -1 को आपको इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन होगी और इसे हमने मान लिया लैम्डा है तो इसे हमने गामा ले लिया। ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स कुछ इस टाइप से हमने रैंडमली ले लिए। ठीक ना, एक पॉइंट P दिया गया बेटा, एक पॉइंट क्या दिया गया, P दिया गया है, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा दिया गया है। और इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस लाइन पे भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक ना, ये जो पॉइंट दिया गया, मान लीजिए ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और परपेंडिकुलर क्या बेटा PQ है और PR दिया गया है। और लास्ट में आपसे ये कहा गया कि ये जो एंगल है ये एंगल भी राइट एंगल है। ठीक है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉरी, यहाँ पे हमने लैम्डा ले लिया था बेटा, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लैम्डा ना लेकर के अल्फ़ा ले लेते हैं और इसको बीटा कर लेते हैं, चलेगा ना, क्योंकि लैम्डा अगर मिक्स करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये अल्फ़ा हो गया। तो देखिएगा इस पॉइंट से अगर हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इस पर Q पे ज्वाइन करता है और Q एक वेरिएबल पॉइंट होगा विच लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, तो हम एक काम कर देते हैं, लाइन Q के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। Q एक वेरिएबल पॉइंट है और इसकी वैल्यू जो आएगी वो हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ा एंड 0 ट्रांसफ़र किया तो बेटा 1 आ गया। ये Q हो गया है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम R पॉइंट के बारे में बात करें तो R पॉइंट आ गया बीटा माइनस बीटा एंड 0 ट्रांसफ़र किया तो बेटा -1 आ जाएगा।
ये Q और R हमने निकाल लिया, दैट इज अ वेरिएबल पॉइंट विच इज लाई ऑन लाइन L1 और L2। अब एक काम करना है, अब अगर हम बात करें PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, इसका मतलब क्या होता है बेटा? PQ का मतलब Q माइनस P कर सकते हैं, ठीक ना? या तो आप लैम्डा माइनस अल्फा कर लीजिए, लैम्डा माइनस अल्फा कर लीजिए और लैम्डा माइनस 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना? ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ हो गया। अभी क्यों निकालना है भाई? ये जो लाइन है ना, ये लाइन L1 पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमें हो सकता है कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना? ऐसी का डायरेक्शन रेशियो PR निकालने हैं। तो देखिए क्या आएगा, लैम्डा माइनस बीटा, लैम्डा प्लस बीटा एंड लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब एक काम करके देखते हैं कि PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, L1 पर परपेंडिकुलर है, तो L1 की डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा? 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? लैम्डा माइनस अल्फा होगा, ठीक ना? प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा लैम्डा माइनस अल्फा के साथ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? 0 के साथ होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 0 है, तो वैल्यू क्या आ गई? 0 हो गई। लैम्डा माइनस 1 मतलब होगा 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 1, या लैम्डा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये बात तो समझ में आ गई होगी। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बेटा? परपेंडिकुलर है L2 के, L2 का परपेंडिकुलर, तो इसको अब देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई दिस मतलब लैम्डा माइनस बीटा, 1 मल्टीप्लाई हो गया, देन लैम्डा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विथ -1, तो माइनस का लैम्डा प्लस बीटा हो गया, -1 हो गया, और 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा बेटा, मतलब यहाँ से बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0, ठीक है ना? यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, मतलब जो पॉइंट R है वो तो आपको मिल जाएगा। ओके, अब बात आती है कि भाई ये जो PQ और PR जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो PQ का डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम है, PR का भी डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, बीटा की वैल्यू पता हो गई है, ठीक है ना? तो अब बात करते हैं कि अगर बीटा 0 है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR क्या है? वह लैम्डा और लैम्डा प्लस 1 है, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या हो गई है? ऑलरेडी 0 हो चुकी है। अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, इससे डॉट कर लिया जाए तो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है ना? हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो चुका है बेटा? अल्फा हो चुका है। लैम्डा इक्वल टू क्या हो चुका है? अल्फा हो चुका है, अल्फा इक्वल टू लैम्डा हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर लें तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 0 और लैम्डा की वैल्यू अल्फा, तो अल्फा -1 या लैम्डा -1 लिख लेते हैं। ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गया। दिस डॉट दिस, तो अगर हम इससे डॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और फिर लैम्डा -1 इंटू आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 बेटा, क्योंकि इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था, बिकॉज PQ एंड PR आर परपेंडिकुलर। देयरफॉर वी गेट लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, सो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा प्लस माइनस का 1, ठीक है ना? लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस का 1 आ गई। अब एक चीज़ समझते हैं, ठीक है? लैम्डा क्या वैल्यू हो सकती है? 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। एक बार चेक कर लिया जाए कि वैल्यू क्या हो सकती है। लैम्डा इक्वल टू अगर मान लीजिए 1 हो जाए बेटा, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक ना? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, Q ओरिजिन हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू अगर हमने 1 पुट कर ली यहाँ पर भी, तो 1 1, और यहाँ पे क्या हो सकता है? लैम्डा प्लस 1 मतलब यहाँ 2 हो सकता है, मतलब डिफरेंट है, ऑब्वियस बात है डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? इसकी वैल्यू हो सकती है आपके पास 1, ठीक है, एंड -1। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई लैम्डा की, वो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? +1 और -1 आ गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है ना, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे अटेम्प्ट करना। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था बेटा। आपने Q को फाइंड आउट किया, R फाइंड आउट किया, फिर PR की डायरेक्शन रेशियो निकाली, QR डायरेक्शन रेशियो निकाली, फिर इससे परपेंडिकुलर निकाला, यहाँ परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो निकाला, फिर इन लोग परपेंडिकुलर का केस किया।
ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। तो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, और ये क्वेश्चन बहुत आसान सा दिया हुआ है क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में बात की गई है, और ये दो तरीक़ों से निकल सकता है बेटा। एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग इसको, और एक तो हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी ये इंटरसेक्ट दिया गया बेटा, तो इंटरसेक्ट अगर दिया गया तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो 0 होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करें तो याद होगा आपको, वैल्यू क्या थी बेटा? a2 माइनस का a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई होता है इन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अगर आप इसको करना चाहते तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप वेरिएबल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, हम पहले इस मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो a1 की वैल्यू जो दी गई है बेटा, पॉइंट जो दिया गया है ये पॉइंट है 1 -1 एंड +1, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। a2 के बारे में बात करें तो a2 किस पॉइंट से पास हो रहा है? 3k और 0, 3k एंड 0 इस पॉइंट से पास करता है। इसके डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। 2, 3 एंड 4 दिया गया है, और b2 के बारे में बात करें तो 1, 2 एंड 1 दिया गया है, ठीक ना। तो सिंपल सा बेटा a2 माइनस का a1 निकाल लीजिए। a2 माइनस a1 अगर आप निकालते तो इसका मतलब ये हो गया 3 - 1 मतलब 2 हो गया, k +1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा? 0 - 1 मतलब -1 हो जाएगा। ये a2 माइनस a1। अब डॉट b1 क्रॉस b2 करना है तो सीधी सी बात है कि आपको पता है होना चाहिए कि b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या है। हम पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। तो b1 क्रॉस b2 मतलब i j k के बारे में बात हो रही है। 2, 3 कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2, 3, 4 1, 2, 1 है। देन क्या हो सकता है बेटा? i के रिस्पेक्ट में 3 माइनस का 8 मतलब माइनस का 5 हो सकता है। माइनस j के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है? 2 - 4 मीन्स -2, एंड अब प्लस k के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो अगर 4 माइनस का 3 1 हो जाएगा, मीन्स इक्वल टू आएगा माइनस का 5i प्लस 2j और प्लस k हो जाएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा 25 प्लस का 4 प्लस का 1 इन रूट ऑफ, और ये होगा मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, और इसकी वैल्यू आएगी √30, ठीक ना। वैल्यू क्या आ गई बेटा? √30 आ गई है। ये किसकी वैल्यू आएगी? b1 क्रॉस b2 की। अब एक चीज़ और याद रखना है कि हमें इसको भी काम करना है। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो a2 माइनस a1 की जो वैल्यू है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 के बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू जो थी वो थी 2 टाइम्स k + 1 और -1 है, और b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू है दैट इज -5, 2 एंड 1 है। डॉट कर लीजिए बेटा, तो वैल्यू आएगी -10 और प्लस 2k + 2, ठीक है, 2k + 2, और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा? -1 होनी चाहिए थी, और डिवाइड बाई आपके पास जो आ रहा था वो क्या था बेटा? √30। √30 इज इक्वल टू 0, मतलब आपको सीधी सी बात है ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे वैल्यू आप देख लीजिए, ये जो वैल्यू आ रही है वो 2k इज इक्वल टू आ रहा है 9, सही है। सो k की वैल्यू आ गई आपके पास 9/2, ठीक है ना। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है, आंसर इसका 9/2 आ गया है। तो ये तरीका है एक तो आपको सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका क्या है बेटा? वेरिएबल टाइप का। तो ये 9/2 आ गया, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे? वेरिएबल पॉइंट से भी सॉल्व कर सकते थे, जिसका तरीका बहुत आसान होता है। तो ये तरीका भी बहुत आसान है, वो तरीका भी बहुत आसान होता है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में बेटा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या आएगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्टिंग वाला केस है। तो हम लोग इसको अटेम्प्ट कर लिया है इस टाइप से, ओके। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो बच्चों बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द लाइंस दी गई हैं और लाइंस आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर देन के कैन हैव
तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब सीधा सा है कि वैल्यू वाली बात तो आपको बतानी है कोप्लानरिटी की कंडीशन। और कोप्लानरिटी की कंडीशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बता रखा था, अगर टू लाइन्स कोप्लानर है तो A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 शुड बी 0। अगर आपको ये कंडीशन मालूम हो गई है तब कोप्लानरिटी का केस अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास पॉइंट्स जो दिए गए हैं, पॉइंट्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया A1 इज इक्वल टू दिया गया 2, 3 एंड 4, A2 दिया गया है आपके पास 1, 4 एंड 5, B1 आपको दिया गया है 1, 1 माइनस K एंड B2 इज इक्वल टू दिया गया है K 2 एंड 1। ये सारे पॉइंट्स हमने दे दिए हैं 2, 3, 4, दिस वन 2, 3, 4, A2 1, 4 एंड 5, ये B1 है बेटा, ये B1 हो गया और ये क्या हो गया B2 हो गया, ठीक है ना, ये B2 हो गया डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें ये कॉन्सेप्ट अगर लगाना है तो इसका मतलब है कि A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 है, तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा। A2 माइनस का A1 या A1 माइनस A2 कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाद में 0 करना है। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो बेटा क्या आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना, माइनस कर दिया बेटा A1 माइनस A2 किया। अब B1 की वैल्यू है 1, 1 माइनस K, यहाँ वैल्यू है K 2, 1 और इसकी वैल्यू क्या चाहिए बेटा, आपको 0 चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप इसे एक्सपेंड करें, ठीक है ना, C1 चेंज टू C1 प्लस का, या तो डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। हमने C1 चेंज टू C1 प्लस C2 कर दिया और C2 चेंज टू C2 माइनस का C3 कर दिया, ठीक है ना। तो अगली स्टेप में आपको दिखेगा आपने इसे ऐड कर दिया तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा K प्लस 2 एंड दिस माइनस दिस किया तो यहाँ वैल्यू आ गई 0, यहाँ गया 1 प्लस K और यहाँ गया 1 और यहाँ गया माइनस 1 माइनस K 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना बेटा, माइनस 1 के रिस्पेक्ट में, तो माइनस 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन किया तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस K प्लस 1 एंड K प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट K स्क्वायर प्लस 3K, ध्यान से देखिए बेटा, प्लस 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से K की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 और माइनस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, K की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, K की वैल्यू 0 आ चुकी है और माइनस 3 आ चुकी है। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ K सच दैट दीज लाइन्स आर कोप्लानर। ओके, आसान था। ओके चलिए, तो इसी टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। थोड़ा बहुत नंबर्स चेंज होते हैं और कुछ तो चेंज होता नहीं है। तो अगर आप इस टाइप के वीडियोस को अगर आप देखते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपको रिवीजन के लिए ये बहुत बेस्ट मीडियम है जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो बात करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, चलिए, तो हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है ना। इस क्वेश्चन नंबर को हमने लिख दिया 5, ठीक है। और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे करना है और क्या करना है। इफ द लाइन दिस लाइज इन अ प्लेन, दिस वन, इस लाइन लाई करता है, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो बेटा, कभी भी लाइन अगर प्लेन में लाई करेगा, लाइन अगर प्लेन में लाई करेगा, तो अगर बात की जाए कि अगर मान लीजिए प्लेन है, ठीक है ना, एक लाइन लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे जो पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन का पॉइंट है 3, -2, -4, ऑलवेज सेटिस्फाई द प्लेन। मतलब जो पॉइंट है ना, पॉइंट क्या है 3, -2, -4, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा प्लेन को। तो प्लेन में अगर हमने पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 3l आ गया, -2m आ गया और +4 इज इक्वल टू आ गया 9। एक केस तो आपको ये बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा केस,
इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 2, -1 और 3, जबकि इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन की जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है, वो दिया गया है एल, एम और -1, ठीक है ना। तो इनका डॉट जो होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन रेशियो और इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में अगर देखा जाए तो यह क्या आएगा बेटा, 2l आ जाएगा, -m होगा और -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इससे क्या करना है, सिंपल सा काम है बेटा। यहाँ पे अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्चुअल में, ये 3l माइनस का 2m इज इक्वल टू आ रहा है 5, और यहाँ पे 2l माइनस m इज इक्वल टू आ रहा है 3, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये होगा 4l माइनस का 2m इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 3l माइनस 2m इज इक्वल टू है 5, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा l इज इक्वल टू हो जाएगा 1, l जैसे ही आपको 1 मिलेगा तो आप ट्रांसफर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 1 आ गई। ओके, तो l और m की वैल्यू तो आपके पास आ गई, इसका मतलब l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाना चाहिए 2। तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इस बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, ठीक है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसको देखते हैं कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया बेटा, लेट 3i प्लस जे है, √3i प्लस जे है, प्लस i एंड i प्लस √3j एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली to the origin, ठीक ना। if the distance of C from the bisector of the acute angle between OA and OB is 3/√2 then sum of all possible values of बीटा। तो बीटा की जितनी वैल्यूज हैं उनकी पॉसिबल वैल्यू जो भी है उसका सम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे आपको टैकल करना है। तो जो पॉइंट्स दिए गए बेटा, इस पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉइंट्स जो हैं वो सभी के सभी 2D के फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है ना। अभी 2D के बारे में बात की गई तो ये एक काम कर सकते हैं कि इनके पॉइंट्स का हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं। देखिएगा अब √3, 1 है, √3, 1 आप इधर ड्रॉ कर सकते हैं, √3, 1 दिया गया है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या बेटा, ये पॉइंट है A। ऐसे ही 1, √3 दिया गया बेटा, तो 1, √3 आपका इधर कहीं आएगा, 1, √3 आ गया, और ये पॉइंट दिया गया B, ठीक ना। और एक तीसरा पॉइंट दिया गया रिस्पेक्टिवली पोजीशन ऑफ बीटा एंड 1 माइनस बीटा। तो तीसरा पोजीशन हमने मान लिया C है यहाँ पे, बीटा एंड 1 माइनस का बीटा, ठीक है। ये पॉइंट दिया गया है, ये सभी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। इफ द डिस्टेंस ऑफ C, ध्यान से सुनिएगा, इफ द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन OA एंड OB, OA और OB, ठीक है ना। इसके बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर कुछ इस टाइप से ले लिया जाए, ठीक है ना। बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस इज 3/√2 डिस्टेंस फ्रॉम C, ध्यान रखिएगा इससे डिस्टेंस इसकी, तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी जो बाइसेक्टर की इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो बहुत सिंपल सा केस है। अगर आप इसको देखें तो ये वैल्यू बेटा 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका बाइसेक्टर जो होगा बेटा वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी, इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी बेटा, I प्लस जे, क्या होनी चाहिए, I प्लस जे होगी। बहुत सिंपल सा केस है बेटा, समझिएगा, I प्लस जे। और इस लाइन पर, इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर निकालना है, इस लाइन से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन अगर आप डायरेक्टली अगर चाहें तो y इक्वल टू आप x कर सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट से जाती थी।
ठीक ना। अगर y इज इक्वल टू एक्स हो गया और इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सिंपल सी बात है ना बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया है, बीटा और माइनस का 1 माइनस बीटा, ठीक ना, डिवाइड बाय इन रूट ऑफ 2 आ गया, इज इक्वल टू क्या बेटा मैग्नीट्यूड में ना, मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3/√2 है, √2 से √2 कट गया, ठीक ना। तो यहाँ से वैल्यू जो आ रही है वो 3 इज इक्वल टू आ रही है प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू, क्योंकि आपको हटाना पड़ेगा ये 2 बीटा माइनस का 1। अगर आपने +3 लिया हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 4 इज इक्वल टू 2 बीटा, मतलब बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2, ठीक ना। अगर आपने माइनस लिया है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 बीटा हो जाएगी। सो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस का 1 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -1। तो इसने कहा द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, तो बीटा की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इनका सम निकालना बेटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या 2 और -1 है, इसका अगर हम सम निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो आपने क्या निकाल दिया, इसकी वैल्यू 1 निकाल दी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको अगर आप कोऑर्डिनेट से समझेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इसे कॉम्प्लेक्स ना करके हम लोगों ने क्या किया कि बहुत ईजी वे में इसे समझने की कोशिश की है। ओके चलिए, तो हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चे बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन दिया गया है द वर्टिसेस B एंड C ऑफ द ट्राइंगल ABC लाई ऑन द लाइन, ठीक है ना, लाइन दिया हुआ है आपको बेटा, सच दैट BC इज इक्वल टू 5 यूनिट, देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ दिस ट्राइंगल गिवन दैट द पॉइंट A इज दिस। मतलब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना है तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया, और ये जो लाइन है ये लाइन BC बेटा, ठीक है ना, ये BC लाइन है जिसकी लेंथ आपको दी गई है 5 यूनिट, ठीक है ना। और एक पॉइंट A दिया गया है, एक पॉइंट A है जिसकी वैल्यू जो है वो क्या बेटा 1 -1 2 दी गई है, ठीक है ना। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बेटा। तो एक काम कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब सीधा सही है बेटा कि हम इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ अगर मिल जाएगी तो मुझे काम बन जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें ये पॉइंट D फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट D अगर मालूम हो जाएगा तो हम लोग लेंथ ऑफ AD निकाल सकते हैं। एंड अ D पॉइंट विच इज लाई ऑन द लाइन BC। तो BC लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है ना। वेरिएबल पॉइंट है तो हम लोग के पास जो लाइन दी गई है उसके हम बात कर लेते हैं बेटा। लाइन है हमारे पास x + 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y - 1/0 इज इक्वल टू z/4 इज इक्वल टू मान लीजिए बेटा लैम्डा दिया गया है। तो वेरिएबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आपको x y z की वैल्यू निकालनी होती है लैम्डा के फॉर्म में। सो वी गेट 3 लैम्डा -2 लैम्डा 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। एंड z की वैल्यू अगर देखें तो 4 लैम्डा आ जाएगा, विच इज द पॉइंट D। ये वेरिएबल पॉइंट D हो गया, ठीक है ना। अब D के लिए हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा अगर मालूम हो जाए तो काम बन जाएगा अपना। तो AD के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। AD का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं बेटा, ठीक ना। AD वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो तो सिंपल सा है, D - A कर लेते हैं। तो D और माइनस का A, तो देखिएगा ध्यान से 3 लैम्डा -2 और -1 मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, 1 - 1 मतलब प्लस का 1 2 हो जाएगा, और 4 लैम्डा -2 आ जाएगा, ठीक है ना। AD आ गया। अब आपको मालूम है कि AD वेक्टर जो है या AD लाइन जो है वो परपेंडिकुलर किसके बेटा BC के है, ठीक ना, BC लाइन के। तो AD का डायरेक्शन आपको मालूम है, BC का डायरेक्शन क्या बेटा, BC का डायरेक्शन क्या है आपको पास दिया गया है 3 0 एंड 4। दिस इज, क्योंकि आपको ये मालूम है ये क्या होता है, ये डायरेक्शन रेशियो होता है लाइन का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डॉट कर लेना है। तो डॉट कर लीजिए बेटा। AD ध्यान से देखिएगा, AD डॉट BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो AD डॉट BC करना है तो 3 टाइम्स 3 लैम्डा -3 प्लस 2 टाइम्स इंटू 0 हो जाएगा बेटा, और प्लस 4 टाइम्स 4 लैम्डा -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से आया बेटा 16 प्लस का 9 मतलब 25 लैम्डा,
-9 और माइनस का 8 माइनस का 17 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 17/25, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या था बेटा, ए डी निकालना है, ध्यान रखिएगा ए डी निकालना है, क्योंकि ए डी क्या मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो ए डी निकालते हैं, ठीक है ना। तो ए डी को निकालने के लिए हम लोग के पास काम क्या है कि हम ए डी में वैल्यू पुट करें लैम्डा की, तो ए डी की वैल्यू देखते हैं। ए डी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 लैम्डा है बेटा, तो 51/25 माइनस 3 हो गया, 2 है, एंड अब 4 लैम्डा हो गया, तो ये हो जाएगा 68/25 माइनस का 2 हो जाएगा। मीन्स वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा यहाँ पे 75 हो जाएगा माइनस का, और 75 से अगर इसे माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो -24/25 2 एंड 50 माइनस किया बेटा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा 18/25। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखिएगा एलसीएम तो सबका 625 आएगा, क्योंकि इन रूट ऑफ लगाना है आपको। तो इन रूट ऑफ अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 576 डिवाइड बाई 625 प्लस यहाँ आएगा 4 प्लस यहाँ आएगा 18 का इसका बेटा 324 डिवाइड बाई 625। चलिए तो इसका अब हम रूट निकालते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा 25 आएगा रूट से निकालने के बाद। और अगर हम इसके बारे में बात करें नोमिनेटर में क्या आएगा बेटा 576 प्लस 4 मल्टीप्लाई किया, तो 4 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बेटा 2500 और प्लस 324 प्लस का 576 की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आप चेक कर लीजिए, 538 हो जाएगा, मतलब ये 900 के करीब होगा, 900 और 3400 हो जाएगा, ठीक है ना। 3400 डिवाइड बाई 25 कर सकते हैं, इन रूट ऑफ कर सकते हैं, ठीक ना। और एक काम कर सकते हैं कि इसका अगर हम रूट निकालना चाहें, ठीक है ना, तो रूट निकालना चाहिए बेटा 100 तो बाहर आ ही जाएगा आपके पास, तो 100 मतलब 10 आ गया, 10/25 और इन रूट आ गया 34, ठीक है। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ रही होगी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो 1/2 बेस कितना बेटा 10 मतलब ये हो गया 2/5, ठीक है ना, ये क्या आएगा 2/5 हो जाएगा, और इन रूट ऑफ 34 इंटू हाइट कितनी बेटा, हाइट तो आपको सॉरी बेस कितना है 5 है, ये आपके पास हाइट हो गई और ये बेस हो गया, तो 5 से 5 आपने कैंसिल किया, 2 से 2 कैंसिल किया, और आंसर हमारे पास आना चाहिए √34। दिस इज इन स्क्वायर यूनिट, ओके। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा था, तो √34 आ रहा बेटा, तो हम इसे टिक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ गया बेटा √34 आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो एक वेरिएबल पॉइंट हमें निकालना था, वेरिएबल पॉइंट निकालने के बाद हमें ए डी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और उसके बाद ईजिली आप उसे हैंडल कर सकते हैं, ओके बेटा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए हाँ तो बेटा बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। A line L passing through the origin and is perpendicular to the lines this L1 and L2 दिया हुआ है। एक लाइन L है जो कि इन दोनों ही लाइनों से के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, दो लाइनें दी गई हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन दी गई है, ठीक है ना, इन दोनों ही लाइनों के परपेंडिकुलर दी गई है, और कहाँ से पास कर रही है बेटा ओरिजिन से पास कर रही है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये लाइन L है और ये मान लीजिए L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, परपेंडिकुलर है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन L2, इस पर कोई पॉइंट है जिसे आपको फाइंड आउट करना है, एट a distance of √17 from the point of intersection of L and L1। L and L1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, अब देखो एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको क्या करना है, √17 की डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा L1, ध्यान रखिएगा L और L1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, L और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है √17 है, उसके बारे में बात करनी है। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट है L2 के ऊपर, ठीक ना, वेरिएबल पॉइंट होगा। तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन दी गई ना, इसको हम लोग पहली बात तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लें। सबसे आसान तरीका होता है कि कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लीजिए, उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो हमारे पास लाइंस दी गई हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि लाइंस क्या है, ठीक है ना।
तो पहले जो लाइन दी गई है इस लाइन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि L1 जो लाइन दी गई है वो क्या बेटा 3i दी गई है, माइनस का j है और प्लस 4k दिया गया है। मतलब L1 की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी है बेटा, L1 की जो वैल्यू है वो है 3 -1 और 4 दिया गया है, प्लस का t के साथ जो दिया गया है वह है i1 1 और फिर 2j है और फिर 2k है, ये दिया गया है, ठीक ना। और L2 की जो वैल्यू दी गई है वो L2 की वैल्यू है 3 एंड 2। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। 3i दिया गया है, 3j है और 2k दिया गया बेटा, और प्लस s के साथ जो दिया गया है दैट इज 2 अगेन 2 एंड 1 दिया गया है, ठीक ना। तो अगर हम इस लाइन को क्या करें, ये L1 L2 लाइन दी गई है और इन दोनों के परपेंडिकुलर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो पहली बात तो हम L के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो L जो है वो क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। L क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो L का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन मतलब पॉइंट तो हमें मालूम है, पॉइंट L का मालूम है आपको, किस पॉइंट से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। डायरेक्शन चाहिए आपको केवल, तो डायरेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ L या डायरेक्शन रेशियो कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L कर लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो L1 का डायरेक्शन रेशियो, L2 का डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम हो गया, तो मतलब हो गया i j k, फिर आपने क्या किया 1 -2 2, देन क्या 2 2 1, ठीक है ना। और अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी i के साथ -2 और -4 मतलब माइनस का 6 आ जाएगी, माइनस j के साथ अगर देखा जाए तो 1 -2 नहीं बेटा, ये प्लस का 2 है, तो 2 माइनस का 4 मतलब माइनस का 2 आएगी, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और j के रिस्पेक्ट में बेटा 1 और माइनस का 4 मतलब माइनस का 3 हो जाएगी, और प्लस k के रिस्पेक्ट में जो आएगी वैल्यू वो 2 - 4 मतलब अगेन माइनस का 2 आ जाएगी। मतलब जो पॉइंट जो लाइन L है उसकी जो इक्वेशन होनी चाहिए थी वो L की इक्वेशन होगी, ओरिजिन से पास कर रही है, ओके। और प्लस अगर मान लीजिए लैम्डा ले लिया हमने तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है बेटा वो क्या है, -2 है। यहाँ पे बेटा क्या आ गया, प्लस का 3j है मतलब 3 हो गया, और फिर माइनस का 2, ये L आ गया आपके पास, ओके। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया बेटा कि आपके पास जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ध्यान से देखिएगा, L1 और L का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, L1 और L का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उससे L2 पे कोई एक पॉइंट है, उससे जो डिस्टेंस है वो √17 है, ठीक है ना। तो एक काम कर सकते हैं, L1 और L का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक करेंगे बेटा हम। L1 और L का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, तो एक काम कर सकते हैं, इसका वेरिएबल पॉइंट क्या है बेटा, इसका वेरिएबल पॉइंट क्या है, L1 का वेरिएबल पॉइंट देख लिया जाए, सॉरी L1 का वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट ऑन L1 सिंपल 3 माइनस t कर लेते हैं बेटा, 3 माइनस क्या है, t है, और फिर -1 3 प्लस t है, और -1 और प्लस ट्वाइस t हो गया बेटा, और 4 प्लस ट्वाइस t हो गया, ठीक है ना। ये L1 का पॉइंट हो गया, वेरिएबल पॉइंट। L का वेरिएबल पॉइंट क्या बेटा, L का वेरिएबल पॉइंट तो वही है, क्या दिया गया है, -2 लैम्डा, 3 लैम्डा और -2 लैम्डा, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया इसका। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के केस में दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से आ गया 3 + t = -2 लैम्डा, ओके ओके। तो मतलब इसका हो गया t = आप चाहें या लैम्डा = आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ना -1/2 3 प्लस का t लिख सकते हैं। और यहाँ से देखें तो यहाँ से 3 लैम्डा = है -1 प्लस ट्वाइस t दिया गया है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर हमने यहाँ से पुट कर दिया तो यहाँ पे आएगा -3/2 3 प्लस का t = -1 प्लस का ट्वाइस t,
2 यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए तो माइनस का 9 माइनस 3t इज इक्वल टू आएगा -2 प्लस का 4t आ जाएगा। ट्रांसफर कीजिए बेटा तो 7t हो गया, और 7t अगर हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7 बेटा। तो t की वैल्यू आ गई माइनस का 1, ठीक ना। t की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। t की वैल्यू अगर -1 है तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया -1। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये कट तो कर ही रहा है, ठीक है ना। तो अब इससे बात है थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, जगह -1 पुट किया आपने तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गया। यहाँ -1 पुट किया तो माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर माइनस का 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। अब आपको एक पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट कहाँ चाहिए बेटा? L2 पर, जिसकी इससे डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए √17। तो √17 अगर होना है तो पॉइंट के बारे में बात कर लेते बेटा। तो इस पर पॉइंट मान लेते हैं, इस लाइन पर पॉइंट जो है, इस लाइन पर वो कुछ L2 के लिए वेरिएबल पॉइंट क्या हो गया बेटा? वो हो गया 3 + 2s, 3 + 2s एंड 2 + s हो गया, ठीक है ना। ये L2 का पॉइंट हो गया, वेरिएबल पॉइंट हो गया। L2 से इसके बीच की डिस्टेंस देखनी है, ठीक ना। L2 के बीच की इसकी डिस्टेंस देखनी है, तो डिस्टेंस कितनी है? √17 है। इज इक्वल टू इन रूट ऑफ, आपको क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो दिस माइनस दिस, तो 2s + 3 - 2 मतलब प्लस का 1 स्क्वायर हो गया, प्लस 2s + 3 है तो +3 और -3 मतलब 6 हो जाएगा। 2s माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि आप इसे माइनस कर रहे हैं, आप इसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। स्क्वायर हो गया, प्लस का यहाँ हो गया s + 2, और इसे माइनस किया तो s आ जाएगा बेटा, s का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? √17 है। अब सिंपली है कि हम इसे कैलकुलेट कर लें और यहाँ से s की वैल्यू निकाल लें, जिससे आपको पॉइंट फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि s मालूम हो जाएगा तो आपको L2 मालूम हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं इसे। 17 इज इक्वल टू हो गया 4s² प्लस का 4s + 1 प्लस यहाँ से आएगा 4s² प्लस का 36 प्लस 24s प्लस का s², और ये हो गया इन रूट हटा दिया, 4 प्लस का 4 प्लस का s मतलब हो गया 9s², ठीक है ना। प्लस यहाँ 4s है बेटा, प्लस का 24s है, ठीक है ना। 4s प्लस का 24s मतलब 28s हो गया, प्लस 36, ठीक है ना। 36 प्लस का 1 37 हो जाएगा, इज इक्वल टू 17 है। ट्रांसफर कर लीजिए, दैट मीन्स 9s² प्लस का 28s प्लस 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपको इसका फैक्टर कर लेना है और आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा 9s² प्लस 28 का मतलब बेटा 18s हो जाएगा, प्लस का 10s कर सकते हैं, प्लस 20 कर सकते हैं, तो अपना काम बनता हुआ दिख रहा है। तो 9s, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा क्या? 9s कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा s प्लस का 2, और प्लस का यहाँ से कॉमन लिया 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा s प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो s की जो वैल्यू है, s की वैल्यू -2 है, और s की वैल्यू माइनस का 10/9 है, ठीक है ना। -2 - 10/9, तो s की वैल्यू -2 पुट कर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा। तो L2 क्या हो जाएगा? L2 की जो वैल्यू होगी -2 पुट करने पर -4 प्लस का 3 मतलब माइनस का 1 हो जानी चाहिए। -2 अगर यहाँ पे पुट किया तो अगेन माइनस का 1 हो जाएगी, और अगर -2 यहाँ पुट किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। एक पॉइंट आपके पास ये हो सकता है, और दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो -10/9 पुट किया जाए, ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 20/9, ठीक है। अगेन 3 माइनस का 20/9 और पॉइंट हो गया 2 माइनस का 10/9। तो इसको भी चेक कर लिया जाए तो यहाँ से L2 की वैल्यू जो आ रही है 9 3 बेटा क्या होगा? 27, और यहाँ से आएगा 7/9, अगेन 7/9, और ये आएगा 18 मतलब 8/9, ठीक है ना। तो ये केस हो सकते हैं। तो एक तो आपके पास L2 की जो वैल्यू आ गई दिस वन, ओके, और दूसरी L2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास इस, ठीक है ना। अब आप इसके आंसर को मैच कर लीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये दिख रहा है बी सेक्शन -1 -1 0, और एक आ रहा है 7/9 7/9 और 8/9। तो बी और डी इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो
अच्छा था ये क्वेश्चन, समझ में आया होगा आपको। प्रोसेस भाई आप अगर करते चले जाएंगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है। जैसा क्वेश्चन ने बोला था, जिस स्टेप से क्वेश्चन ने बोला था, उसी टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके,